हेलो बच्चों, मैं तृप्ति दुबे आज आपको 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस पढ़ाऊँगी। आज आपका ये पहला दिन है। आज से ही आपकी पढ़ाई चालू हो रही है। आज मैं पहला वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ इस सेशन का। तो इस सेशन को स्टार्ट करने आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आईपी का कोर्स चेंज हो गया है, आपकी बुक भी चेंज हो गई है ना। अभी हम दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे और जो हमारा कोर्स चेंज हुआ है और नए कोर्स के साथ हम पढ़ाई करेंगे। तो जो भी बच्चे बुक खरीदने वाले हैं, यदि वो पिछले साल की पुरानी बुक खरीद रहे हैं तो प्लीज़ मत खरीदिएगा। बुक चेंज हो गई है, आप नई बुक ही परचेज़ करेंगे। ठीक, अब नई बुक खरीदने जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी बुक लें। तो उसके लिए मैं आपको ये बुक का फ्रंट पेज दिखा रही हूँ। ये नितिन के नायक की बुक है। इनके राइटर का नाम क्या है? नितिन के नायक। ये बुक अपने स्कूल में चलती है। इसके अलावा भी आईपी की 3 से 4 बुक मार्केट में अवेलेबल हैं जो अलग अलग राइटर्स की हैं। देखो बेटा, बुक के राइटर्स चेंज होते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाता है। बाकी जो आपका सिलेबस है, जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है, वो बिल्कुल एज इट इज़ रहता है और वो सारी बुक राइटर्स कवर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नितिन के नायक की बुक से पढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि हम रेफरेंस में और कोई बुक भी लें तो और भी राइटर्स की बुक अवेलेबल हैं। इनफैक्ट सीबीएसई की जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी की बुक चलती है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। शायद उसका हिंदी मीडियम अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है। तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं एज एन रेफरेंस बुक। मैं आपको सारी बुक से पढ़ाती हूँ, जिसमें से जो मुझे कंटेंट अच्छा लगता है मैं उस बुक में से आपको पढ़ाऊँगी। और पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको उसका पीडीएफ भी सेंड करती हूँ। जिन बच्चों को मेरे पीडीएफ्स के द्वारा नोट्स बनाना हो या मेरी पीडीएफ से पढ़ना हो तो वो उनसे भी पढ़ सकते हैं। मैं कभी अपने बच्चों को ये नहीं बोलती हूँ कि बेटा एक बुक से ही पढ़ो, आप रेफरेंस बुक से भी पढ़ो और आप इंटरनेट पे सर्च करके भी बस ये देखो कि वो जानकारी बिल्कुल सही है या नहीं। आप कई जगह से पढ़ने की कोशिश करो, अपन एक बुक को पकड़कर नहीं बैठते हैं। ठीक है, आपको जहाँ से जो लैंग्वेज अच्छी लग रही हो, जो इजी लग रहा हो, जो लर्न करने में इजी हो, समझने में इजी हो, आप उस बुक को ले सकते हो। मैं नितिन के नायक आपको इसलिए बता रही हूँ कि अपन स्कूल में चलाते हैं। बाकी मेरे पास रेफरेंस बुक भी हैं तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको रेफरेंस बुक में से भी पढ़ाऊँगी। क्लियर? अब ये कवर पेज देख लीजिए, आपको इस तरीके से दिखेगा तो आप परचेज़ करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस बुक में कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट्स हैं। तो ये टोटल 7 यूनिट में डिवाइड है आपका पूरा कोर्स, जिसमें से कि फर्स्ट चैप्टर आपका डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क और सोशल इम्पैक्ट पे हैं, जो कि थ्योरी पार्ट है। और ये बीच में जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके पाइथन लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं। तो इसमें आप एक कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे। लास्ट में आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब आप इजीली बना पाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट 1 ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल हम पढ़ने वाले हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज मेरे ख्याल से आप 11th में भी पढ़े हैं। थोड़ा सा बेस तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो डोंट वरी, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर? अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डेटाबेस और डेटा के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस पढ़ने से पहले डेटा होता क्या है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझिए। किसी भी चीज़ की जानकारी, ठीक, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रख देते हैं तो वो कहलाता है डेटा। डेटा को हम एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज डेटा, इज़ कॉल्ड एज डेटा। तो डेटा क्या होता है? जब हम किसी जानकारी को कलेक्ट करके एक अरेंज्ड फॉर्म में रख देते हैं तो वो कहलाता है डेटा। ठीक, अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, वो हम स्टोर कहीं भी कर सकते हैं। हम चाहे तो पेपर के फॉर्म में करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब कंप्यूटर के फॉर्म में करें, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में सेव करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेटा।
अभी हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया से यहाँ मतलब क्या है, यहाँ मेरा बताने का मतलब ये है कि पुराने टाइम पे सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती थी वो पेपर के फॉर्म पे होती थी। उन पेपर्स को कलेक्ट करके एक फ़ाइल में लगा दिया जाता था कि जैसे कि स्कूल के डेटा की बात करें कि जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट की फ़ाइल में लगा दी जाती थी, जो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन है वो पूरे पेपर कलेक्ट करके एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल में लगा दिया जाता था और उन फाइल्स को भी अलमीरा में अरेंज करके रखा जाता था। कई बार अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किया जाता था और कई बार और उनका पैटर्न होता था अरेंज करने का, अलग अलग तरीके से इन फाइल्स को, पेपर्स को अरेंज किया जाता था। आप यदि अपनी कंप्यूटर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में जाएंगे, बुक्स की लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे भी जाके देखेंगे कि अलमीरा में बुक अरेंज्ड हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज है कि ये कंप्यूटर्स की है या मैथ्स की हैं या फिज़िक्स की है। वहाँ पे उस अलमीरा में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सारी बुक अवेलेबल हैं। तो ये भी एक तरीके का अरेंजमेंट ऑफ डेटा है कि हम डेटा को किस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। तो जब ये डेटा हम अरेंज कर देते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्म में, तो वो बन जाता है डेटाबेस। क्या बन जाता है? डेटाबेस। चाहे आप कहीं का भी डेटा उठा लीजिए, जब उसको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा डेटाबेस। अब हम किताबी भाषा में इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ a distinct small unit of information. It can be used in a variety of forms like text, numbers, media, bytes, etc. It can be stored in pieces of paper or electronic memory. डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो मीडिया भी हो सकता है, वो बाइट्स भी हो सकता है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है ना, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लाइक वो पीस ऑफ पेपर, मतलब पेपर के ऊपर भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में भी हो सकता है, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्लियर? जो हमारा डेटा वर्ड है वो डेटम वर्ड से मिलकर बना हुआ है और जिसका मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डेटा बोलते हैं। अब हम डेटाबेस किससे बोलते हैं? तो व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। दूसरे शब्दों में हम बेटा बोले तो डेटाबेस क्या है? जानकारी का संग्रहालय, जहाँ पे सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। और भी हम किताबी भाषा में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। सबसे इजी डेफिनेशन कि डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस इज़ अ collection of information that is stored in computer system, stored in computer system। अब कैसा कलेक्शन? रिलेटेड डेटा का कलेक्शन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने IRCTC का नाम सुना होगा, इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, है ना। इसमें कभी आपने ऑनलाइन बुकिंग करी होगी तो आप जब भी गूगल पर सर्च करते हो तो वो आपको सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन, जानकारी देते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ से चल रही है। आपको यदि कोई ट्रेन में सीट बुक करनी है तो वो सीट अवेलेबिलिटी बताते हैं कि कितनी आप रिजर्वेशन बुक करा सकते हैं, नहीं करा सकते, अवेलेबल है या नहीं है। तो कभी आपने सोचा है कि जब भी आप सर्च करके ये इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, मतलब रिट्रीव करते हैं, तो ये कहाँ से आ रही है? ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्लाउड में स्टोर है और ये इन्फॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर है उसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है कि यदि वो IRCTC का स्टोरेज है, डेटाबेस है, तो वो IRCTC का डेटाबेस उसी जगह स्टोर होगा पूरा। यदि आप किसी और इसकी स्टोरेज की बात करें, जैसे कि आप फेसबुक पे बात करें, आप सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक की भी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर है, कहीं ना कहीं फेसबुक का भी डेटाबेस है।
तो फेसबुक का जितना डेटाबेस है उसमें सारी फेसबुक से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन स्टोर है। आईआरसीटीसी का जो डेटाबेस है उसमें आईआरसीटीसी की इन्फॉर्मेशन स्टोर है। इंस्टाग्राम का जो डेटाबेस है उसमें पूरे इंस्टा की ही जानकारी स्टोर है। तो हर चीज़ का अपना अपना अलग अलग डेटाबेस होता है जो एक कहीं ना कहीं पे स्टोर रहता है और जिसकी मदद से हम उसको मैनेज कर पाते हैं। अब हम बात करें कि डेटाबेस क्यों बनाया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उपयोग किया जाता है जिससे वो अपनी जानकारी को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव आसानी से कर पाए। और एक अच्छा डेटाबेस वही होता है जो इजीली मैनेज किया जा सके, जो बहुत आसानी से मैनेजेबल हो। इस डेटाबेस को बनाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। पर इन सबसे भी पहले कि डेटाबेस का मेन पर्पस क्या होता है कि हम जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकें और मैनेज कर सकें। इस डेटाबेस को डिज़ाइन करने का, बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस क्या होता है कि हम इसमें बहुत इजीली सारी जानकारी किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी जगह की हम सारी जानकारी को स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें और रिट्रीव कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस को बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और जिनको डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल। इनमें से एक पे तो आप लोग सभी लोग काम भी कर चुके हो, चला चुके हो। 9th-10th में आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो डेटाबेस क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा, है ना। जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड डेटा कलेक्ट रहता है वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। पहले के टाइम पे हम फाइल सिस्टम यूज़ किया करते थे जहाँ पे पेपर वर्क होता था और उन पेपर्स को हम कलेक्ट करके फाइल के फॉर्म में जमा के रखते थे। अब वो पेपर वर्क की जगह हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क होने लगा है जहाँ पे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं और रिट्रीव करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे स्टोर, मैनेज और रिट्रीव का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। स्टोर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम कोई ना कोई जानकारी को रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं आगे उपयोग करने के लिए। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना फेसबुक पे आईडी बनाई। फेसबुक पे जैसे ही आप आईडी क्रिएट करेंगे वो आईडी आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्टोरिंग प्रोसेस। ठीक है, वो आईडी कहाँ जाके सेव होगी? आपके फेसबुक के डेटाबेस में जाकर, उसी फॉर्मेट में। क्लियर? अब इसके बाद आपने उस आईडी को बनाए और उस आईडी पे कुछ आपने नए फ्रेंड्स ऐड किए, कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किए, आपने कुछ अपनी जानकारी अपलोड करी, जो जानकारी आपको नहीं दिखानी थी वो आपने वहाँ से हटा दी। तो ये क्या किया आपने? मैनेज किया। कुछ ऐड करना या डिलीट करना या अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आता है मैनेजिंग के अंदर। ये आपने अपने डेटाबेस को मैनेज किया, फेसबुक में जो आप जानकारी मैनेज कर रहे हैं। अब आप 4, 5, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद कभी भी अपनी उस फेसबुक आईडी को खोल के अपने किसी फ्रेंड की जानकारी निकाल रहे हैं, उसकी आईडी को खोल के देख रहे हैं, वो कहलाता है रिट्रीविंग। रिट्रीविंग का मतलब क्या होता है कि हम उस डेटाबेस में से कोई जानकारी रिट्रीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर से उसको ओपन कर रहे हैं, ये कहलाता है रिट्रीविंग। ये चीज़ें हमने कहाँ सीखी? अभी फेसबुक के डेटाबेस के ऊपर। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे एसक्यूएल की बात करें, या हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो एसक्यूएल में भी हम यही करते हैं, स्टोरिंग, मैनेजिंग और रिट्रीविंग। यहाँ पे हम डेटाबेस को स्टोर करना, मैनेज करना प्लस रिट्रीव करना, हम इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग कि हमें जो जानकारी देखनी है हम उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव करते हैं, ये सारा कुछ हम एसक्यूएल में सीखने वाले हैं।
अभी हम नॉर्मल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको फेसबुक का एग्जांपल दे के सिखाया। सेम एज इट इज़ आप IRCTC का भी एग्जांपल ले सकते हो, जो इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का सबसे बड़ा डेटाबेस है। उसमें से रिट्रीविंग का मतलब क्या हुआ, जब भी आप उसमें किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन करने से पहले देखते हैं ना कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं, तो वो क्या कर रहे हो, डेटाबेस को रिट्रीव कर रहे हो ना, वो कहलाता है रिट्रीविंग। कि हम उस डेटाबेस में से कोई जानकारी, जितनी जानकारी हमें चाहिए उतनी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार निकाल रहे हैं, तो वो कहलाता है रिट्रीविंग। और जैसे ही आपने एक रिजर्वेशन बुक किया तो वो जाके आपका स्टोर हो जाता है और वो डेटाबेस अपडेट हो जाता है कि इस कोच की ये सीट बुकड है इनके नाम पे। तो वो डेटाबेस स्टोर हो गया और अपडेट हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली। यही एक अच्छे डेटाबेस की क्वालिटीज़ होती हैं कि वो इजीली मैनेजेबल हो, अपडेट हो सकता हो और उसमें डेटा रिट्रीविंग आसान हो। ये सब हमारे अलग अलग डेटाबेस की क्वालिटीज़ होती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में यही पढ़ना है कि एक डेटाबेस क्या होता है, फिर जो पहले चलता था हमारा फाइल सिस्टम वो क्या होता है। फाइल सिस्टम में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फाइल सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे और फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सब कुछ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं फिर से बोल रही हूँ कि बुक को रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बुक परचेज़ करिए। नितिन के नायक की कवर पेज मैंने आपको दिखा दिया है कि नई बुक ही लेनी है, आप कोई पुरानी बुक नहीं लेंगे। इसके अलावा भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रेफरेंस में आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से बुक की PDF ले सकता है। रेफरेंस बुक की PDF भी आप मेरे से ले सकते हैं, जो कि आप मुझे बोलिए तो मैं आपको दे दूँगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।